नेगेटिव पढ़ रहे थे पहले। ये ना ठीक, अपना टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, इसी को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा एक हिस्सा बाकी है, then we will go for the next topics. कि जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 3 टाइप के इंटरेक्शन ऐसे थे। कौन से 3? एक कहा था प्रीडेशन, दूसरा कहा था पैरासिटिज्म, और तीसरा कहा था कमेंसलिज्म। इन तीनों के लिए कहा गया था कि दैट इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन इन क्लोज एसोसिएशन, पॉपुलेशंस इन क्लोज एसोसिएशन, पॉपुलेशन क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। ये हो गए एक। अगला इसके अलावा क्या हो सकता है तो वो जानो। हम लोग ये लिखते हैं कि प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंस, एक मिनट, कंपटीशन, और एक होता है अमेंसलिज्म। इन तीनों में कम से कम एक माइनस का निशान है। इन्हें क्या बोला जाएगा? नेगेटिव इंटरेक्शंस। ये नहीं कि सर एक को फायदा हुआ है, नहीं, बात ये दूसरे पर तो नुकसान हुआ ना, ठीक है। या एक को कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन तब भी दूसरे पे नुकसान तो हुआ। यहां प्रीडेशन को मैंने प्लस माइनस लिखा था तो मैं पैरासाइट के लिए माइनस प्लस करके लिखेंगे। कमेंसलिज्म में एक को फायदा है, दूसरे को कोई फायदा नहीं है। तो ये अलग टाइप से कॉमन है, ये अलग टाइप से कॉमन हो रहे हैं। फिर सुन, मैं लिखता हूं कमेंसलिज्म, मैं लिखता हूं म्यूचुअलिज्म। प्रोटो कॉपरेशन किताब में नहीं है इसलिए जाने दे। ये दोनों क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटरेक्शन कहलाएंगे। इन दोनों को हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग। ऐसे हम इनको अलग अलग बताते हैं। तो तब हमारे लिए ये जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां लिखे हैं ना, इन्हीं का डिस्कशन चल रहा है। हम लोग नेगेटिव के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे कंपटीशन, अमेंसलिज्म बाकी हैं, ठीक है। बाद में क्या आ जाएंगे? कमेंसल और म्यूचुअल। तो कंपटीशन क्या चीज होती है? अगर मैं इस बारे में बात कहूं तो मैंने कहा था कंपटीशन कौन करता है? जिनको एक ही चीजों से मतलब हो, मतलब जो सिमिलर होंगे अपनी रिक्वायरमेंट में, उनके अंदर कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। मेन मुद्दा तो यही है, जिनकी रिक्वायरमेंट सेम हो। मतलब समझ लीजिए फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ऐसी चीजें। तो इस कारण से वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है। नंबर दूसरा ये हो सकता है कि ऐसे रिक्वायरमेंट रिलेटेड स्पीशीज भी शो करें और अनरिलेटेड स्पीशीज भी शो करें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख, हमारे पास कंपटीशन के एविडेंसेस हैं जो ये साबित करते हैं कि कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। अब तुम लोग तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो ही, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट गोल सेम है, राइट। तो ये तो हो गई सेम टाइप की पॉपुलेशन में कंपटीशन, ओके। अब अगर हम लोग ह्यूमन को छोड़ दीजिए, हम अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, हमारे लिए नहीं है ये सारी चीजें, दूसरों की बात करते हैं। जैसे समझ लीजिए गोट और शीप, बकरी और भेड़, दोनों एक ही तरीके की चीजें खाते हैं, राइट, एक ही तरीके के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में खाने और रहने के लिए कंपटीशन हो सकता है। लेकिन गोट गोट का कंपटीशन खाने, रहने और ब्रीड करने के लिए हो सकता है। शीप शीप का कंपटीशन खाने, रहने और ब्रीड करने के लिए हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा रिलेटेड स्पीशीज होंगी उनके बीच में उतना ज्यादा खतरनाक कंपटीशन है। और अगर विद इन द स्पीशी पढ़ोगे तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि रिप्रोड्यूस करने के लिए मेटिंग पार्टनर के लिए भी झगड़ा हो सकता है। सो दैट्स व्हाई कंपटीशन होगा सब में, जो सेम रिसोर्सेस के लिए हो सकता है, रिलेटेड अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में हो सकता है। जब रिसोर्स लिमिटिंग नहीं है तब भी कंपटीशन शो कर सकते हैं, इंटरफेरेंस को शो कर सकते हैं,
विद इन द पॉपुलेशन, बिटवीन द पॉपुलेशन हो सकता है। इनमें से विद इन द पॉपुलेशन जिस तरीके का कंपटीशन है ना, जिसे मैं कह रहा हूं इंट्रा स्पेसिफिक, जिसे मैं इंट्रा स्पेसिफिक कह रहा हूं, वो ज्यादा सिवियर कंपटीशन है। दैट इज मोर सिवियर टाइप ऑफ कंपटीशन। ओके, तो इसीलिए क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, विद इन द स्पीशीज कैसा कंपटीशन, मैंने बोला ना, खाना रहना सेम, ऊपर से ब्रीडिंग, मेटिंग पार्टनर, ठीक है, के लिए कंपीट करना। तो ये दो से ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई भाई, खाने पीने से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हो गई, इसलिए ज्यादा खतरनाक कंपटीशन करते हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हम पहले प्रिंसिपल लिखेंगे उसके बाद एविडेंसेस। तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बात कहता है कि कॉम्पिटिटर्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कि कॉम्पिटिटर्स को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनका ऐसा मानना है। तो अगर कॉम्पिटिटर को एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि एक रहेगा दूसरा खत्म हो जाएगा, या फिर हो सकता है दोनों ही खत्म हो जाए, या फिर दोनों ही खत्म हो सकते हैं। तो हम लोग एविडेंसेस ऑफ कंपटीशन पढ़ेंगे। मैं आपको एविडेंसेस बता देता हूं, हमारे पास लिखने के बड़े अच्छे तरीके भी हैं कि क्या क्या कंपटीशन हुआ, कहां हुआ, इस तरीके की बातें पढ़ना। हम एक टेबल बना सकते हैं जिससे हमें ये सारी चीजें एक बार में याद हो जाएं। डन। तो देख, एविडेंसेस के तरीके बता रहा हूं मैं, कहां कहां कैसे कैसे एविडेंसेस मिले, ठीक है। जैसे हमें जो एग्जाम्पल मिलता है उनमें से एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं किसका, कि उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले जगह लिखूंगा गैला पेगो आइलैंड।
कॉम्पिटिटर्स के नाम लिखूंगा, मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ गोट एलिमिनेटेड एबिंगडन टॉर्टोइस, वहां के रहने वाले टॉर्टोइस के लिए बात हो रही है। इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर गोट के वहां पहुंचने के बाद टॉर्टोइस गायब हो गए। मतलब ये कह रहे हैं कि टॉर्टोइस को ऐसी क्या दिक्कत थी भाई, गोट और टॉर्टोइस में तो काफी अंतर है। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज अ केस वेयर वी कैन राइट द स्पीशीज आर अनरिलेटेड, राइट। स्पीशीज कैसी है, अनरिलेटेड है। और मैं बता रहा हूं गैलापागोस पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, वहां पर अच्छी खासी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, खूब घास फूस थी, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी रिसोर्सेस आर नॉट लिमिटिंग। जब कोई लिखे ना, रिसोर्स का नाम लिखेगा, तब क्या बोलोगे उसकी लिमिट हो सकती है। यहां लिखा क्या लिमिट है, ये थोड़ा ना लिखा कि दोनों एक ही चीज खाते, लिखा है क्या, नहीं। देखिए रिसोर्सेस अनलिमिटेड मान रहे हैं, नॉट लिमिटिंग बोलूंगा। रिसोर्सेस की कमी भी नहीं थी, फिर भी टॉर्टोइस नहीं रहा। दूसरा केस सुनते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। कंपटीशन के होने का प्रूफ नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है और दूसरे एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि दैट रॉकी इंटरटाइडल जोन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का एग्जाम्पल लिया हुआ है इन्होंने। ये डायरेक्ट एविडेंसेस हैं। एक मिनट, एक मिनट, सब आपस में मिक्सअप, रुको। शैलो लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका, हाँ ये आपस में मिल गए। और एक में लिखूंगा एग्जाम्पल कॉलोनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट एट रॉकी सी कोस्ट। ऑफ स्कॉटलैंड, शैलो लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। क्या एग्जाम्पल बोल रहे हैं, विजिटर फ्लेमिंगोज। ये तो पक्षी है भाई, बाहर से आ रहा है, विजिटर, विजिटर है, इसका मतलब वहां का रहने वाला नहीं है। विजिटर फ्लेमिंगोज कहां का, वो सुनो। एंड रेजिडेंट फिशेस, हाँ तो ठीक है ना, फ्लेमिंगो लेक पर थोड़ा ना रहते हैं, लेक में तो मछली रहेगी ना, पक्षी तो पेड़ पर रहेगा। रेजिडेंट फिशेस, कंपीट फॉर प्लैंक्टॉन्स। दोनों का खाना कैसा है, सेम। दोनों का खाना प्लैंक्टॉन से, तो क्या हो गया, सेम। तो इनको क्या कहोगे, क्या फ्लेमिंगो और फिशेस रिलेटेड है, नहीं। क्या मेंशन करना है, अनरिलेटेड स्पीशीज, इसको कहोगे अनरिलेटेड स्पीशीज है। लेकिन वहीं एक और एक बात दूसरी, क्या रिसोर्सेस लिमिटिंग है, हां सेम लिख दिया ना। एक ही टाइप का खाना हो सकता है। फिर कॉलोनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में बार्निकल्स की बात आती है, ठीक है। कहते हैं लार्जर बार्निकल, जिसका नाम होता है बैलानस,
एलिमिनेटेड। स्मॉलर बार्निकल, बार्निकल क्या है, वो शेल के जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, चिपक जाते हैं दूसरी बॉडी पर, टॉर्टोइस पर, वेल पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर चिपक जाते हैं और इधर उधर समुद्र में खुद तो चल नहीं सकते तो दूसरे के ऊपर जोंक की तरह चिपक के घूमते रहते हैं। अब उसमें बैलेनस भी है और बार्निकल, सॉरी कैथामेलस भी है। अब क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट सेम है, तो जाहिर सी बात है ये रिलेटेड स्पीशीज प्लस, लिख ही दिया ना, बार्निकल्स हैं दोनों, लार्जर बार्निकल बैलेनस, एलिमिनेटेड स्मॉलर बार्निकल कैथामेलस। कहां? फ्रॉम रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ऐसा जब आता है तो इसे कहते हैं, एक तो ये रिलेटेड हो गए, ठीक है, ऊपर से रिसोर्सेज भी ऑब्वियसली क्या हो जाएंगी, लिमिटिंग, यहां पे रिसोर्सेज भी लिमिटिंग हो जाएंगी। These are the examples. ये डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, दीज आर डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर कंपटीशन। इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, हां, थ्योरेटिकल, कि अगर कंपटीशन है तो मान लो कॉम्पिटिटर में से एक को हटा दो तो क्या होगा, बोला अगर स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटर को मैं निकाल दूं तो वीकर कॉम्पिटिटर ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस करता है और अपने पुलारा एरिया से भी ज्यादा में स्प्रेड हो जाता है। यानी ये इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ, पहले वो डर के साए में जी रहा था, अब वो भयमुक्त है, अब वो ज्यादा तेजी से क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। एक और एग्जाम्पल मेंशन करता हूं, उसका नाम होगा कॉम्पिटिटिव रिलीज। लेकिन जैसे ये ऊपर वाले एक्सपेरिमेंटल वर्क को कंफर्म कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल एविडेंस होगा। हमें इसके लिए कोई एविडेंस नहीं दिया गया है, बस इतना बोला गया कि हां ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। When competitor is removed from its environment, the weaker competitor expand to a more wider area, ज्यादा एरिया में फैल गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। यहां लिख देता हूं रियलाइजिंग इट्स बायोटिक पोटेंशियल। उसको अपनी पूरी कैपेसिटी पता लग रही है, बस मजे आ गए, अब तो हम ही हम होंगे, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं, हमारे हिस्से की चीजें कोई नहीं खा रहा होगा, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, तेजी से रिप्रोड्यूस करके फैल जाते हैं।
ये सब कंपटीशन के होने को कंफर्म करते हैं कि कंपटीशन होगा। राइट? तो क्या ऑर्गेनिज्म अपने आप को कंपटीशन से बचाने की कोशिश करेंगे? कोई भी करेगा। कैसे? देख, जगह छोड़ दो, कॉम्पिटिटर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना, तो ठीक है जगह छोड़ दो, दूसरी जगह पे चले जाओ जहां पे कंपटीशन कम हो। या अगर वहीं रहना है तो अपने निश या निक या नीचे का स्पेशलाइजेशन कर लो, अपना रोल और ज्यादा स्किल्ड कर दो, पॉलिश्ड कर दो। तो इस कारण से तुम्हें शायद कंपटीशन कम झेलना पड़े। मान लो अलग अलग टाइप के एनिमल हो, ठीक है, उन दोनों ने डिसाइड कर लिया। अब जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, लायन और लेपर्ड, ठीक है। तो लायन कहता है कि मैं बड़े एनिमल्स को मारूंगा, तू छोटे एनिमल को मार। किसको बोल रहा है? लेपर्ड को। तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो बस लेपर्ड को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि क्यों सर लेपर्ड को छोटे क्यों। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? ये लायन और लेपर्ड को डिसाइड करने दो कि कौन कैसे ऑर्गेनिज्म को मारेगा। राइट? तो यानी लायन और लेपर्ड दोनों सेम हैबिटाट में रहते हैं, दोनों टॉप कार्निवोर है। कोशिश ये रहती है कि दोनों में क्लैशेस ना हो, ठीक है। तो अपने क्लैशेस को रोकने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एसोसिएट क्रिएट कर लेते हैं कि भाई जैसे जंगली भैंसा है, लायन कहता है मैं मारूंगा, ठीक है। लेपर्ड ने बोला मेरा, बोला तू ऐसा कर, तू लोमड़ी मार, ठीक, ठीक है। बोला हिरण बड़ा है मैं मारूंगा, नीलगाय बड़ी है मैं मारूंगा, ठीक। लेपर्ड बोला तू खरगोश मार, ठीक है। लेपर्ड को कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? बड़े और छोटे ऑर्गेनिज्म को बांट लिया, इसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। कंपटीशन को क्या कर दिया? मिनिमाइज। मैं ये नहीं कह रहा नील कर दिया। जिस दिन भूख लगेगी और शिकार नहीं मिलेगा तो भाड़ में गया कंपटीशन, भाड़ में गई एसोसिएशन, सब अपनी औकात पे आ जाएंगे, तब एक्चुअल जंगल राज होगा। दूसरा एक एग्जाम्पल मैक आर्थर ने दिया है। मैक आर्थर हैं जो ये कहते हैं कि एक ही पेड़ पर रहने वाली 5 अलग अलग टाइप की चिड़िया हैं, वार्बलर्स, छोटी चिड़िया हैं। इन्होंने अपने बीच में अब अगर साथ रहती हैं तो इसका मतलब कंपटीशन तो नहीं करती होंगी। तो बोला इन्होंने ऐसा क्या किया कि कंपटीशन नहीं हो रहा है? बोला इन्होंने अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव कर लिया है, अपने खाने ढूंढने के समय में चेंज कर लिया है कि या तो ऐसा करो कि हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, एक ऑप्शन। दूसरा ये कि हम अलग अलग टाइप में जाएंगे, दूसरा ऑप्शन। राइट? कि तुम हर्बीवोर रहो, हम कार्निवोर हो जाते हैं, या हम ओमनीवोर हो जाते हैं, तुम भी ओमनीवोर हो जाओ, तो तुम्हें जो मिले तुम खा लेना, हमें जो मिले हम खा ले। टाइमिंग बदल लेते हैं। तो इस तरीके से बिहेवियरल चेंज करके कंपटीशन को उन्होंने कम कर दिया। राइट? मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर 5 बर्ड्स थे, पांचों एक जैसे थे, लेकिन उनमें से कुछ कार्निवोर हो गए, बाकी हर्बीवोर रह गए, तो उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? उनका निश स्पेशलाइज्ड कर लिया। कंपटीशन के कारण निश क्या हो रहा है? नैरो होता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा ना लेपर्ड है कार्निवोर, मार तो वो दूसरों को भी सकता है, लेकिन शेर ने क्या बोला है? लायन ने क्या बोला उसको? बड़े ऑर्गेनिज्म मेरे। राइट? इसलिए क्या हो रहा है? नैरो। लेपर्ड भी भाई ने बोला है। तो प्रिसाइज हो जाना, क्लियर? इस तरीके से कंपटीशन को क्या करा सकता है? बचा जा सकता है। ये तरीके हैं, ठीक है। ये वैसे तरीके नहीं जैसे 3 काम के लिए कोई तुम लोग घर से निकले 2 लोग, मतलब मेरे को भी जाना है, हम मुझे भी जाना है, ठीक है, मतलब जितने में तुम ये कहाँ करता है उतने में वहां से आता हूँ, ठीक है, फिर वापस उसी जगह मिल गए जहां अलग हुए थे। ये ठीक है ना? टाइम बच गया कि नहीं? इस तरीके से क्या होता है कि आप ज्यादा कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड करने की बात कर रहा हूं, तो ये एक अच्छा तरीका है। तो जब कंपटीशन होता है तो उसके कारण, कंपटीशन के कारण हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हर्बीवोर्स के ऊपर असर ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर एनिमल्स हर्बीवोर ही हैं, या ज्यादातर प्रीडेटर हर्बीवोर होते हैं।
तो इसलिए उनके बीच में कंपटीशन के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन वही बात ये कहते हैं कि एक्चुअली इंटरफेरेंस के कारण कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो सकता है। वो जो नाम लिखा है ना पीछे, गोट और टोटोइस का, उनके अंदर क्या हुआ, इंटरफेरेंस ऐसा हुआ, खाना छुपा देना एक, ठीक है, क्लियर। ये सारी चीजें क्या हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकती है। बुफे की लाइन में सब लगे हैं कि भैया डोसा बन रहा है, वो भाई टाइम लगा रहा है डोसा बनाने का, ठीक है, बाकी सब तो सजा रहता है, उधर कौन जाता है भाई, गर्मा गर्म डोसे बना रहे, सब वहीं खड़े हो जाते हैं, अपन डोसे खाएंगे। अब वहां पे एक ऑलरेडी खड़ा है, मैं भी अपनी बारी के इंतजार में खड़ा हूं, उतने में तुमने अपने दोस्त को बुला लिया, उसने ले लिया, मैं खड़े रह गया। इंटरफेरेंस पॉसिबल था कि मुझे मिल जाता, लेकिन तुम्हें मुझे मिलने नहीं दिया, फिर मैं नहीं खाना डोसा, हटाओ, मैं चाउमीन खाऊंगा जाके। तो यानी दिस इज हाउ द थिंग्स आर गेटिंग चेंज, ऐसे ये घटनाएं क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो ये इंटरफेरेंस वाली बात है। तो शायद गोट ने टॉर्टोइस के साथ भी इंटरफेरेंस किया, ये नहीं कि उसने ये सुपरमैन टाइप पर्दा लगा दिया, बोला कुछ नहीं देख पाओगे पीछे, तुम पता ही नहीं लगेगा हम क्या खा रहे हैं। सिर्फ इतना सोचो कि गोट की खाने की तेजी को देखकर ही टॉर्टोइस सदमे में आ जाए, मैं इतना तेज चलता नहीं जितना तेज ये खाती है। बस इसी मानसिक अवसाद के कारण टॉर्टोइस क्या हो जाएगा, कमजोर, कैपेसिटी क्या होती चली गई, कम। यही मौत का कारण है। तो कंपटीशन को बचाने का तरीका क्या हो सकता है, निश स्पेशलाइजेशन, जैसे किसने किया होगा, इन वार्बलर्स यानी छोटी छोटी चिड़ियाओं ने किया होगा। इसे क्या कहोगे, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये इसी का एक टाइप है। स्पेशलाइज, निश बताया था मैंने, रोल को चेंज करना मतलब क्या हो सकता है, खाने की आदत बदल लो, खाने का समय बदल दो, इस तरीके से आपस में झगड़े नहीं होंगे, राइट। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग वैसा ही है। अब मैंने बोला ना लेपर्ड और लायन भी ऐसा करता है। अनदर एग्जांपल, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिखूंगा। अनदर एग्जांपल हम ऐसे लिखाते थे, लायन और लेपर्ड का एग्जांपल। लायन और टाइगर सेम जगह मिलते नहीं, लायन और टाइगर सेम जगह नहीं मिलते, तो उनका डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन किसका है, लायन और लेपर्ड का। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग, हिस्से बांट लिए इन्होंने, क्लियर। ये भी रिसोर्स पार्टीशनिंग को शो करते हैं, ये भी रिसोर्स पार्टीशनिंग को शो करते हैं। बाय डिफरिंग इन प्रेफर्ड प्रे पॉपुलेशंस, इनकी प्रेफरेंस बदल सकती है। डन। मतलब ऐसे बंटवारा चलता, अब लेपर्ड बंदर मारेगा, खरगोश मारेगा, लोमड़ी मारेगा, ठीक है, जबकि लायन बड़े जानवर मारेगा, बोला नीलगाय, भैंसे, ऐसी चीजों को। तो दिस इज हाउ दे डू दिस।
कुछ और कार्निवोर्स के बीच में टेरिटरी की मार्किंग हो सकती है कि हिस्से बांट लिए जाए, ठीक है, कि हम अलग अलग हिस्से में हंटिंग करेंगे, ये भी पॉसिबल है। तो होगा तो वो भी यही ना, रिसोर्स। कहां मारा, किसे मारा, रिसोर्स में आता है। डन। अगला नेगेटिव इंटरेक्शन है, उसका नाम है एमेंसेलिज्म। नेगेटिव क्यों? गलती से हुआ, उनको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। जो जीरो पर है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि दूसरे वाले का नुकसान हो गया। ये ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। गाजर घास, नेचुरल टेंडेंसी, जहां वो ग्रो करेगी दूसरा कुछ ग्रो नहीं करेगा, तो इसमें उनका कोई फायदा नहीं होता, आजू बाजू में लगने वाले प्लांट का नुकसान हो जाता है। या और एग्जाम्पल कहूं तो पेनिसिलियम नोटाटम, जो स्टेफाइलोकोकस वाली कॉलोनी पर चला गया। अब स्टेफाइलोकोकस वहां है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वो तो मीडियम खा रहा है, वो चुरा रहा है जो चीजें वहां पर मीडियम में प्रेजेंट है। स्टेफाइलोकोकस मरते चले आ रहे हैं, या फिर वो मल्टीप्लाई हुए लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे। पता लगता है मीडियम में कंपाउंड है, उसका नाम पेनिसिलिन है। यही थी एंटीबायोटिक। बोला एंटीबायोटिक के कारण यानी पेनिसिलिन के कारण सेल वॉल ऑफ स्टेफाइलोकोकस बनी नहीं। अब इससे पेनिसिलियम को कोई लेना देना नहीं था। पेनिसिलियम तो बोलते ये तो हम बनाते हैं, चाहे स्टेफाइलोकोकस हो चाहे ना हो, ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। ओके, हम तो ऐसे ही, वो नहीं होता, हम तो ऐसे ही। कोई बोलता है इतनी जोर से क्यों बात करता है, बोला मेरी आवाज ही ऐसी है। ठीक है, पहले मैं बड़ी जोर से आवाज, पहले बहुत जोर से बोलता था, जोर से मतलब आवाज लाउड थी। ठीक है, फिर थोड़े समय बाद मेरे को समझ में आया मैं जोर से क्यों बोलूं, और किसी को सुनना होगा तो मैं धीरे ही बोलूं, वो सुन लेगा। और जिसे नहीं सुनना है तो आप चिल्लाते भी रहोगे तो भी वो सुनेगा नहीं, है ना। और थोड़े हम इंस्पायर्ड हो गए, बोला झूठ को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, और सच धीरे भी बोला जाए तो दूर तक सुनाई देता है, बस इसलिए सच ही बोल लो। तो जोर लगाने की जरूरत नहीं, काय के लिए लगाएं। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात। अच्छा, अपने इधर कम बच्चे बैठते हैं, अपने इधर 200 प्लस है ही नहीं, हम 250 में भी इतनी जोर से बोलते हैं। ठीक है, ये तो वॉल्यूम बढ़ी हुई है, थोड़ी कमी रहेगी। और बहुत सिंपल सी चीज, जब कोई आखिरी सीट से बोले सर सुनाई नहीं दिया, मतलब बहुत अटेंटिव है, बैक बेंचर क्यों है भाई, आगे आके बैठ। नहीं, अपन ने सीधा सिस्टम ये कर रखा है। तो या तो वो पीछे इसलिए बैठेगा कि उसे सुनना नहीं, या किसी मजबूरी में बैठा, मजबूरी में बैठा तो उसका उपाय हमने कर दिया, और अपनी इच्छा से तो बैठे बैठे रहे। नहीं,
तो यानी बहुत सिंपल है, अपने को जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, काय के लिए चिल्लाना। यानी हम तो ऐसे ही हैं, हम सुधरेंगे नहीं। वैसी प्रवृत्ति होती है ना कुछ, वैसी कौन है, एमेंसलिज्म की। आई बात समझ में? ठीक है, कि हमने तो ऐसे ही प्रोड्यूस किया था, हमें क्या पता था किसी का नुकसान हो जाएगा, राइट? तो ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। कई सारे प्लांट्स भी ऐसे हैं। प्लांट्स के एग्जांपल में जैसे पार्थेनियम बताई, गाजर घास। दूसरा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं वालनट, अखरोट। वो भी ऐसे, जहां वो ग्रो करे उसके आजू बाजू में कोई ग्रो नहीं करता। अमलतास का नाम सुना हो अगर, केजिया जैसे कहते, पीले रंग के फूल होते हैं, ठीक है, सड़क के किनारे एवेन्यू ट्रीज की तरह उसको ग्रो कर देते हैं। अब वो उसकी पत्तियां भी जहां गिरती है ना, वहां पे दूसरा प्लांट नहीं लगता। ये कॉमन चीज, ठीक है। तो एमेंसलिज्म के जैसे अनइंटेंशनल लॉस हो गया किसी का, इसको हम एंटीबायोसिस या एलिलोपैथी भी कहते हैं, ठीक है। ये आखिरी नेगेटिव इंटरेक्शन है। हमने जितने नेगेटिव इंटरेक्शन पढ़े, ठीक है, नेगेटिव इंटरेक्शन ऑल टुगेदर, सारे नेगेटिव इंटरेक्शन साथ में, नेगेटिव इंटरेक्शंस के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं मैंने बताया ना। हमने सबसे पहले लिखा था, नाम था प्रेडेशन। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने पैरासिटिज्म। हम पढ़े इसके बाद कंपटीशन, और अब हम लोगों ने पढ़ा है एमेंसलिज्म। और क्वेश्चन सीधे पूछते हैं भाई, इन नेगेटिव में भी, ये चारों नेगेटिव हैं, चारों में ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें दोनों का नुकसान होता हो? वो क्या है? कंपटीशन। बन गया ना क्वेश्चन। एक तो कोई ये पूछ ले कि ये बताओ कि नेगेटिव इंटरेक्शन कौन है, दूसरा कोई ये पूछ ले कि दोनों ही नेगेटिव है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन उसके ऊपर बन सकते हैं। अब हम पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए इसमें देखें पहला केस, कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर बाय चांस होस्ट एवोल्यूशन में आगे निकल जाए, पैरासाइट का होस्ट एवोल्यूशन में आगे निकल गया, तो क्या हो सकता है कि पैरासाइट पैरासाइट नहीं रहेगा, उसका इफेक्ट उसके होस्ट पर पड़ेगा ही नहीं। हो सकता है कि उसको अपने होस्ट से फायदा हो रहा और होस्ट को कोई नुकसान ना हो। तो शायद कमेंसलिज्म ऐसे ही आया, राइट। तो ये कहते हैं कि कमेंसलिज्म में भी क्लोज एसोसिएशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। वो कौन थे? तीन थे, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म। समझ में भी आ रहा होंगे। फिर बेनिफिट्स आर इन्वॉल्व इंक्लूडिंग, क्या एक या एक से ज्यादा चीजें बेनिफिट में हो सकती हैं, कि खाने के लिए डिपेंड करे, जो कमेंसल होता है, ठीक है, छोटा ऑर्गेनिज्म जो है कमेंसल जिसे कहते हैं, वो फीड खाने के लिए, राइड यानी सवारी करने के लिए, या हाइड शेल्टर के लिए अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करता हो, बड़े ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता हो। मैं रिपीट करता हूं, खाने के लिए, घूमने के लिए, या रहने के लिए।
ऐसे इंटरेक्शन ओशन में कॉमन है, जमीन पर भी मिल सकते हैं, जैसे ऑर्किड जो होते हैं ना वो एपिफाइट्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो जो बड़े ट्रीज पर शेल्टर के लिए ग्रो करते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस खुद का करें, वो एपिफाइट्स कहलाते हैं। ऑर्किड उनके एग्जाम्पल है। मैंगो ट्री पर लगता कोई ऑर्किड, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, वो किसी दूसरे पर भी लग सकता है मैंगो के अलावा। मैंगो ट्री पर लगता ऑर्किड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसल, ये कमेंसल का एग्जाम्पल है। जबकि किसी मैंगो ट्री पर लगता कस्क्यूटा पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। यहां ऑर्किड से मैंगो ट्री को कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट, इग्रेट, वो छोटी चिड़िया, पीले से पैर, पीली सी चोंच, ठीक है, भैंस की पीठ पर बैठ के जा रही है जहां भैंस जाएगी। अब भैंस जमीन में से घास उखाड़ेगी खाने के लिए, मिट्टी ऊपर आएगी, उसके साथ में कुछ कीड़े आएंगे तो ये उतरेगी तुरंत नीचे और वहां से कीड़े को खा लेगी। इसमें भैंस का क्या जाता, कुछ नहीं जाता, ठीक है। बस सीधी बात यह कि इग्रेट का क्या है फायदा। नेक्स्ट दिया है क्लाउन फिश, छोटी मछलियां हैं, जाके सी एनेमन में छुप जाती हैं। सी एनेमन कैसा होता है, सिडेंट्री। सी एनेमन सिडेंट्री है, वो कहीं मूव नहीं करता। ऊपर से उसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, टेंटिकल्स, वो प्रोटेक्शन देता है क्लाउन फिश को, कि क्लाउन फिश को कोई मारने आ रहा है, वो गई भाग के कहां छुप गई, सी एनेमन में। सी एनेमन को क्या फर्क पड़ रहा है, वो ऐसे भी अंदर से खोखला है, कोई आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, राइड एंड फीड, पायलट फिश शार्क के ऊपर रहती है। जब शार्क कुछ खाती है तो उसके खाने का कुछ हिस्सा पायलट फिश के हाथ लग जाता है। तो बस जब ऐसे फोकट में खाना मिल ही रहा है तो उसको छोड़ के क्यों जाना, वहीं सवार रहो, सवारी तो हो ही रही है, खाना भी मिल ही रहा है, ठीक है, क्लियर। उसी के भरोसे जिंदगी चल रही है, फिर जहां नसीब ले जाए, ठीक है। हमने एक पिक्चर देखी थी, उसमें बोला कहां छोड़ दूं, जहां नसीब ले जाए, ऐसा। मतलब राइड, राइड के लिए बार्निकल्स मैंने बोला ना शेल के जैसे, वो कहीं पर भी नहीं जाते, वो दूसरे की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। अब जहां वो ले जाए वहीं वो भी जाएंगे, नसीब वहीं है उनका। वेल के ऊपर बार्निकल्स का लगना कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। सीधे एग्जाम्पल पूछेंगे कि कौन किसका एग्जाम्पल है, या फिर इंट्रैक्शन प्लस माइनस वाले, ऐसी चीजें सीधे सीधे पूछी जाती हैं।
डन। और आखिरी है नाम, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल मतलब दोनों का फायदा होना चाहिए। एक ऐसा एसोसिएशन जहां दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। जब वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, ध्यान से सुनो, मैंने कहा था पैरासिटिज्म एक रिलेशन था। पैरासिटिज्म में हम लोगों ने लिखा था कि दैट वो क्या शो कर रहे थे, को इवॉल्व, याद आ रहा है? राइट। वो को इवॉल्व थे और साथ में रह रहे थे, तो इसको कह रहे थे को एग्जिस्ट। फिर हमने लिखा कंपटीशन, उसको लिखोगे कांट को एग्जिस्ट, ये साथ में नहीं है। ये एक, ये दो, तीसरा। अब बता रहा हूं किसके बारे में, और एक कैरेक्टर के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो क्या म्यूचुअलिज्म वाले साथ रहते हैं? भैया ऑब्वियसली वो कोएग्जिस्ट करते हैं। अगर वो कोएग्जिस्ट ना करेंगे तो भाई वो खत्म भी हो जाएंगे। वो को इवॉल्व करते हैं, और अगर वो ऐसा ना करेंगे तो मैंने कहा ना, वो क्या कर जाएंगे, खत्म। एक चीज बढ़ गई, देखिए को इवॉल्व के एग्जाम्पल दिख रहे हैं कितने हैं? राइट, क्लियर। को इवॉल्व के एग्जाम्पल ये हैं। को एग्जिस्ट कमेंसल भी हो सकता है, ठीक है, वो को इवॉल्व वाले भी हो सकते हैं, माइट भी। लेकिन हमारी किताब में दिया नहीं, अपन डिस्कस करते नहीं, अपन उतने में रहते हैं जितना बताया है, ज्यादा सही है। काय के लिए जबरदस्ती विवाद को जन्म दें? हम लोग वैसे भी डिस्कशन बेस्ड स्टडी नहीं करते हैं। तो नॉट ओनली को एग्जिस्ट बट ऑल्सो को एक्सटिंक्ट। एल्गी फंजाई साथ में लाइकन बनाते हैं। तुमने फंजाई निकाल दी तो लाइकन का अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। माइकोराइजा में फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट का एसोसिएशन है, जहां रूट्स फंगस को बने बनाए ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड देगी, तो फंगस उसे एब्जॉर्ब करके, या कहिए सॉइल में से नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, ये बेनिफिट। एक रहा इंसेक्ट और पॉलिनेटेड फ्लावर। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। को एक्सटेंशन का बेस्ट एग्जांपल, कि अगर प्रोन्यूबा मॉथ चला गया, याद है कि भूल गए हो, पूरा लिख दूं। इस वास्प का नाम था ब्लास्टोफेगा, इसको लिखा था हम लोगों ने ब्लास्टोफेगा। मॉथ को हम लोगों ने मेंशन किया था, जिससे हम लोग कह रहे थे प्रोन्यूबा, याद आए? कि अगर प्रोन्यूबा मर गया ना तो यक्का भी खत्म हो जाएगा, यक्का भी बचेगा नहीं, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन करने के लिए यही मॉथ रिस्पॉन्सिबल है। ये म्यूचुअलिज्म, इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिनेटेड फ्लावरिंग प्लांट और उसका इंसेक्ट। एक मिनट, मैंने ये क्यों किया, बट नहीं कर रहा है। ब्लास्टोफेगर, वास्प ऑन फिग, फिग वही भूल गए, फिकस, अंजीर, गूलर, ये सब थे ना। फिग नाम है, फिगर नहीं है वो, फिग, फिग प्लांट का नाम, फाइकस, FICUS।
हम्म। डन। वो याद है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, सिर्फ लिविंग को जब पढ़ रहे थे, सिर्फ लिविंग को, तो क्या लिख रहे थे? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और फिर क्या लिखा था? बायोम। एकदम से बीच में क्या घुस जाता है? इकोसिस्टम। जब क्या लग जाएगा? एबायोटिक। हमने अभी तक सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट और उनका इंटरेक्शन पढ़ा। एबायोटिक असर करता है केवल इतना पढ़ा, लेकिन हैबिटाट में एबायोटिक भी तो है, समझे? तो उसको मिलाकर जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। द टर्म वॉज कॉइंड बाय ए जी टेंसले। ये भी एक PYQ है, ठीक है? टर्म प्रपोज करने के वाले का नाम है एजी टेंसले। और जब एजी टेंसले कुछ प्रपोज कर रहे हैं इस बारे में, तो वो ये कहते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें मिलेंगी। एनसीईआरटी में शुरुआत का पैराग्राफ इकोसिस्टम चैप्टर के बारे में बता रहा है कि एक इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है। कितने बोले उसने? 2 टाइप के। रुको, अभी पलटी मारेगा वो लाइन ही क्या जो एनसीईआरटी में पलटी ना मारे। रुकिए, कि बायोटिक और एबायोटिक है, और हर हैबिटाट एक इकोसिस्टम हो सकता है। हर हैबिटाट, वो आर्टिफिशियल हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल मतलब किसने बनाया? हमने। ह्यूमन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक एक्वेरियम है, बात समझ में आ रही है? मेरे पास क्या है? एक्वेरियम। तो जब मेरे पास एक्वेरियम है तो वो मैन मेड है। बोलो उसमें क्या प्रोड्यूसर्स होंगे? नहीं। क्लियर? उसमें सिर्फ मछलियां हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं। फिर देखा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, खेत वेत, खेत में प्रोड्यूसर्स होंगे, लेकिन कंज्यूमर डिजायरेबल नहीं है। मैं ये नहीं कहता नहीं होते, होंगे ना। कोई खेत है उसमें सॉइल में रहने वाले इंसेक्ट वगैरह तो होंगे ही, ठीक है? इल्ली होगा, सेंटीपीड, मिलीपीड, कोई निमेटोड, कोई एनेलिड, ये सब तो मिलेंगे ना, कौन रोक पा रहा है? ठीक है, लेकिन डिजायरेबल नहीं होते। तो ये इनकम्प्लीट, ये क्या कहलाएंगे? इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। एक्चुअल में इकोसिस्टम को जब रिगार्ड करोगे तो आप कहोगे कि इकोसिस्टम के होते हैं कितने पार्ट्स? इकोसिस्टम के होंगे कितने? 4। कौन से 4? 1, 2, 3 और ये 4। अब बायोटिक एबायोटिक नहीं गिनना, अब क्या गिनना? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, एबायोटिक, राइट? अब ऐसे गिनना, ओके? अब इस तरीके के 4 नाम गिनना, राइट? मैंने गिने ये 4 नाम, और जब ये 4 नाम गिने तो हम कहते हैं कि ऐसे में कोई भी इकोसिस्टम जो है ना, उसके अंदर मिलने वाले टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? वो डिफरेंट
हो भी सकते हैं। तो यहां ये 4 नाम लिखे, मैंने कहा ठीक है, और ये चारों हैं। पन्ना पलटा, एनसीईआरटी देखी, ऊपर का पहला पैराग्राफ छोड़ दो, उसमें अभी वो कुछ नहीं है जो हम पढ़ने वाले हैं। नीचे के पैराग्राफ को पढ़ो। बोलता है कि ये चारों कंपोनेंट जब मिल जाएंगे, कौन चारों? ये चारों। तो ये चारों मिलके एक यूनिट की तरह काम करेंगे जो इकोसिस्टम के फंक्शन करते हैं। इकोसिस्टम के फंक्शन उसके ऊपर 4 लिखे मिलेंगे। पन्ना पलटने को बोला था, अबे तुम्हें नहीं, इनको बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा कि नीचे लिखा है कि ये 4 कंपोनेंट आपस में मिलके एक यूनिट की तरह काम करते हैं। मिला लाइन? बेटा वो जो 4 चीजें लिखी है ना, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, वो उसके नीचे ही देखो मिला हुआ दिखेगा। और उसका एग्जांपल लिखा है क्या? पॉन्ड। क्या एग्जांपल लिखता है? पॉन्ड। ठीक है, उसी का। अब मैं पेज नंबर नहीं लिख रहा हूं, बदल गए हैं, लिखने का कोई लाभ है नहीं। इवन हेडिंग का नंबर तक बदल गया है, नहीं तो वही लिख देता, जाने दो, ठीक है। एनसीईआरटी में पॉन्ड लिखा उसने, फिर बोला किसका एग्जांपल है? शैलो वाटर बॉडी। लाइन देखते जाओ, अपन इतने बड़े पैराग्राफ को इतने में निपटा देंगे, ध्यान से देखो। बोलता है शैलो वाटर बॉडी है, तुम क्या कहते हो? नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल? पॉन्ड और लेक में यही तो डिफरेंस है, ठीक है। जो खुद बन जाए पहाड़ के बीचों में, ठीक है, पॉन्ड, समझ गए। और बाकी लेक कैसी है? आर्टिफिशियल, समझ गए? क्लियर? बांध के बाजू में बजे तो लेक, पहाड़ों के बीच में ऑलरेडी हो तो खैर जाने दो, इतना कौन पूछ रहा है बे। शैलो वाटर बॉडी है। नेक्स्ट बोल रहे नेचुरल इकोसिस्टम में क्या लिखा है? ये क्या बोल रहा है उसको? सेल्फ सस्टेन्ड। मिला वर्ड? मिलेगा मिलेगा, ढूंढो ढूंढो। है, मैंने तो अपना जो वर्ड जोड़ा है वो बहुत नीचे चला गया। मैंने जो जोड़ा है वो लिखा है सेल्फ रेगुलेटरी। सेल्फ सस्टेन मतलब जो अपने भरोसे हो। मिल गया? हाँ, मैंने बोला ना बहुत नीचे चला गया, ठीक है। सेल्फ सस्टेन मतलब जो खुद के भरोसे पर हो, उसे कहते हैं सेल्फ सस्टेन्ड। अच्छा, वो खुद के रेगुलेशन में भी है, खुद को संभाल भी सकता है, इसलिए क्या लिखा है? सेल्फ रेगुलेटरी। ये मैंने बढ़ाया है, ठीक है। ये सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट है, इसलिए बोल रहा हूं। अब इसके अंदर क्योंकि चारों कंपोनेंट है, चारों कौन कौन? 1 2 3 4, इसलिए उसको क्या बोलूंगा? कंप्लीट। आई बात समझ में? कंप्लीट कहने का कारण क्या है? कितने कंपोनेंट मिल रहे हैं उसमें? चारों, चारों 4 हैं, इसलिए। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर एंड एबायोटिक। प्रोड्यूसर में नाम देखो किस किस के लिखे हैं, मिल जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स लिखे हैं, मुझे पता है एल्गी होते हैं। सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट, मार्जिनल प्लांट्स। मार्जिनल प्लांट मतलब वो कीचड़ विचड़ की साइड में जो है। जू प्लैंक्टन और फिशेस क्या होंगी? कंज्यूमर्स। अगला लिखा है डिकम्पोजर, फंजाई, बैक्टीरिया ऑन द फ्लोर ऑफ पॉन्ड, नीचे जो मिलेंगे। एबायोटिक फैक्टर, वाटर में डिसॉल्व इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अलावा सॉइल जो नीचे सेडिमेंट बना रही है। बाकी अगर धूप आएगी तो टेम्परेचर आएगा, राइट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये सारी चीजें एबायोटिक है। अब सुन, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बोलेंगे बताओ पॉन्ड के फ्लोर पे कौन मिलता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर। पॉन्ड में डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया, फंजाई या फिर एल्गी? बैक्टीरिया, फंजाई। समझ रहे हैं क्वेश्चन? ऐसे ही निकलेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा थोड़ा ना। अब फिर क्या पॉन्ड एक कंप्लीट इकोसिस्टम है या नहीं है? ठीक है, कि आपने इनकम्प्लीट पढ़ा, एक्वेरियम पढ़ा, आपने क्रॉपलैंड पढ़ा, कैसे थे? इनकम्प्लीट। जू बोलोगे कैसा है? इनकम्प्लीट। बॉटनिकल गार्डन बोलोगे कैसा है? इनकम्प्लीट। पॉन्ड बोलोगे? सस्ते क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए ना क्वेश्चन कहां से निकले, कहां से आए। तो बड़ा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा। छोटा छोटा करके पढ़ने, छोटा पढ़िए, ज्यादा सही है। तो कहते हैं कि ये चारों मिलके जो फंक्शन करेंगे इकोसिस्टम में, इन चारों ने मिलके इकोसिस्टम में जो काम किया वो क्या काम है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट या बायोजियोकेमिकल साइकिल। मैंने ये छोड़ दिया है, उसने दिया नहीं, मैंने भी लिखा नहीं, ठीक है। यानी उन्होंने ये कहा कि ये सारे, मतलब कितना सही है, पूरी जहां से लेकर जहां तक तुम पहुंचे हो, कहीं पर ये नाम नहीं लिखा कि 4 कंपोनेंट कौन होते हैं, और सीधे क्या लिखा है? दीज 4 टुगेदर फंक्शन एज अ यूनिट, ऐसे लिखा है। उसके बाद जाके लिखता है क्या?
प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, ऐसे बाद में लिखा है, पहले नहीं। आदमी सोचता है किस चार के बारे में बात कर रहा है, उन्हें लगता है ये चारों की बात कर रहा है कि ये चारों इकोसिस्टम के कंपोनेंट है। चल हट, ये इकोसिस्टम का क्या होता है? फंक्शन। ठीक है, कंपोनेंट तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हो सकते हैं उनको ऐसे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, और वो क्या कर सकते हैं उसको इस तरीके से पढ़ना है। हमें पढ़ना है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो। न्यूट्रिएंट, बायोजियोकेमिकल साइकिल और सक्सेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर बात? तो मैं उस लाइन को पूरा कर देता हूं। मैं क्या लिखूंगा? मैंने कहा कि दैट दीज फोर, वो एनसीईआरटी की लाइन, दीज फोर कंपोनेंट्स, ये चारों कंपोनेंट्स सारे मिलके क्या कर रहे हैं? फंक्शन टुगेदर एज, फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, किताब ऐसे पढ़ते हैं, अपने को पता रहना चाहिए। यही है कहानी भैया, ऐसे ही है। अपन उस सीक्वेंस में चलें तो ज्यादा सही। हमने पहले ही लिख लिया, बच गए। वो भाई क्या लिख रहा था एनसीईआरटी में? इकोसिस्टम में दो चीजें हैं शुरू में, बायोटिक और एबायोटिक। लिखता दो है, बाद में बताता कितने हैं? चार। पता नहीं, ऐसा लग रहा है लिखते लिखते कहीं उठ के चले गए थे, फिर आके वापस अगला पेज लिखा तो उनको लगा पीछे पेज में चारों लिख दिए। नहीं नहीं, ये लिखने के ना तरीके हैं, ये किताब लिखने के तरीके हैं, जानबूझ के ऐसे लिखने का तरीका है। इसी को अच्छी राइटिंग माना जाएगा, समझे? सब कुछ सीधा नहीं लिखा जाएगा। वो बुक है बेटा, और वो भी टेक्स्ट बुक। रेफरेंस बुक तो आपने मानी हुई है नीट के लिए। टेक्स्ट बुक में और रेफरेंस बुक में अंतर होता है। टेक्स्ट बुक में केवल कुछ लाइनें लिखी हैं जिसका जस्टिफिकेशन नहीं है। रेफरेंस बुक में लाइनें होती हैं जिसका नीचे जस्टिफिकेशन भी लिखा होता है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। बहुत डिफरेंस है। रेफरेंस बुक अगर पढ़ोगे ना तो केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी की इतनी मोटी किताब आ जाएगी, और उसकी रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो हर एक चैप्टर की इतनी मोटी किताब आ जाएगी। तुमने आई पढ़ा होगा 2 पन्ने में, हाँ हट गया ना, चलो ठीक है। तुम पढ़ोगे 1 पन्ने में, वहां पर 5 पन्ने हैं। अब उसके बाद पूरा एक डॉक्टर बना हुआ है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो आंख की आंख चेक कर रहे हैं। बताओ ऐसा क्या चेक कर रहा है आंख में भाई? बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है कि हम जिस लेवल पे पढ़ रहे होते हैं ना, किताबें उस लेवल के हिसाब से लिखी जाती हैं कि अभी इतना पढ़ना ओके है। तो किताब जो टेक्स्ट बुक होती है वो गलत नहीं होती, वो क्या होती है? अधूरी। राइट? रिक्वायर्ड टू बी जस्टिफाइड। अ टेक्स्ट बुक इज रिक्वायर्ड टू बी जस्टिफाइड, मतलब अधूरी इसलिए कि जस्टिफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगी? पूरी। तरीका यही है पढ़ने का। ये नहीं कि लाइन लिखी है, मतलब कोई ऐसे बता रहा है ये लाइन सही है यार कैसे, और आंसर कोई दे रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। मारो चप्पल खींच के कि एनसीईआरटी में लिखा है। ये सबसे घटिया एक्सप्लेनेशन था। पेज नंबर, लाइन नंबर, पैराग्राफ नंबर, एनसीईआरटी 11 12 ऐसा लिखना। एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको किताब कभी याद हो ही नहीं सकती। यू कैन नॉट मेमोराइज द बुक, यू कैन मेमोराइज द नोट्स। क्यों? आपने लिखते लिखते चीजों को जस्टिफाई करना सीख लिया। भाई जो खुद की बातों को एक्सप्लेन करे, एक वो होते हैं, ठीक है, अलग ही दुनिया की बातें चलती है जिनकी, और दूसरे जो दूसरों की बातों को भी एक्सप्लेन करना सीख जाए, कला वो है। समझे? नरेशन उसे कहते हैं, स्टोरी टेलिंग वो होती है। ओके, क्लियर? कवि कहना चाहता है, समझ रहे हैं मेरी बात? भावार्थ, अर्थ नहीं। कि मैं कहूं कि इकोलॉजी क्या होती है और किसी हिंदी मीडियम के बालक ने बोल दिया सर पारिस्थितिकी होती है। अच्छा बेटा, ये पूछा था हमने तुमसे, गलत। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन बहुत क्लियर रहना चाहिए चीजों का
चलो एक के बाद एक कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। पहले मुझे पढ़ना है क्या, स्पीशीज कंपोजिशन। ठीक है, स्पीशीज कंपोजिशन क्या होता है। पिछले में हमने स्पीशीज डाइवर्सिटी वर्ड बार बार यूज किया। ठीक है, एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से स्पीशीज डाइवर्सिटी में अलग होता है। मतलब ऐसे समझ, रिवर में मिलने वाले एग्जांपल्स मतलब ऑर्गेनिज्म और पॉन्ड में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म में अंतर हो सकता है, क्योंकि रिवर बहता पानी है और पॉन्ड रुका हुआ पानी है। ठीक है, कमल नदी में नहीं लगेगा। राइट, क्लियर, कॉमन बात हो गई। तो रूटेड प्लांट्स भी होंगे, अगर एक्वेटिक रूटेड प्लांट्स भी हैं तो वो भी नदी में लगने में प्रॉब्लम फील करेंगे। फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं लेकिन वो तालाब वगैरह में लग सकते हैं। तो यानी इकोसिस्टम में अंतर आता है, तो ये एक कारण हो सकता है कि वहां पे इकोसिस्टम में क्या हो, स्पीशीज डाइवर्सिटी अलग हो। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी अलग होती हो। नेक्स्ट अगला जो मेंशन करते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी जब एरिया के साथ पढ़ी जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्पीशीज कंपोजिशन। उसे हम लोग स्पीशीज कंपोजिशन का नाम देते हैं। ओके, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। यहां स्पीशीज कंपोजिशन या रिचनेस अलग है। रिचनेस से ये मत समझना जो स्पीशीज ज्यादा उसे रिचनेस कहते हैं, चल हट, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो स्पीशीज ज्यादा उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंट स्पीशीज। डोमिनेंट स्पीशीज से ये मत समझना जो ज्यादा काम करे उसे कहते हैं, चल गलत। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करे उसे कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। गलत फहमी नहीं, समझ गए, क्लियर बात, गलत फहमी नहीं रखने का है बिल्कुल भी। तो बात हो रही है किसकी, डोमिनेंट स्पीशीज के बारे में। सुनिएगा, पहले स्पीशीज रिचनेस। 3 प्लॉट बनाए, तीनों गोले एक बराबर साइज के हैं और अलग अलग कलर के डॉट अलग अलग स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से सबसे कम डाइवर्सिटी किसकी, ए बी या सी, किसकी, सी की। ठीक है, नंबर ऑफ डॉट्स किस में कम है, ए में या बी में, बी में। वैसे ए और बी में टाइप ऑफ डॉट तो सेम ही दिख रहे हैं तुम्हें, सेम नंबर के दिख रहे हैं ना, सेम टाइप के कलर्स। कोई कलर कम तो नहीं है, नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो फिर बी और ए में और क्या अंतर है, ए में डॉट्स ज्यादा है, बी में कैसे कम, दोनों का एरिया एक बराबर है ना। अब बताओ स्पीशीज रिचनेस ज्यादा किसकी, ए की। नहीं समझा, जब मैं बोल रहा हूं स्पीशीज डाइवर्सिटी एरिया के हिसाब से पढ़ी जा रही है तो कहां पर ज्यादा है, बोल, ए में या बी में। राइट, डाइवर्सिटी इधर भी उतनी है इधर भी इतनी है, लेकिन इधर कैसी है, नंबर भी ज्यादा है। अगर कल को तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए कोई एरिया बनाना होगा, बायो रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ए पर बनाओगे बी पर, सी पे तो हरगिज नहीं, उसमें तो डाइवर्सिटी कैसी है, कम। अच्छा मान लो ए के जैसा कोई और भी होता, उसमें भी गोले इतने ही बने होते, तो फिर वो क्या बोलते, बोला देखो टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी किस टाइप की है, जहां इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट में मैमल रेप्टाइल एम्फीबियन एवीज सब हो, वो ज्यादा डाइवर्स। ठीक है, प्लांट है तो प्लांट में ऐसा नहीं सिर्फ एंजियोस, जिम्नोस एंजियोस ब्रायो टेरिडो सब हो। ओके, जितनी ज्यादा डाइवर्स फॉर्म उतनी बढ़िया स्पीशीज रिचनेस। राइट, तो स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द गिवन एरिया, उससे हम लोग स्पीशीज रिचनेस बोलते हैं। कहां फायदेमंद है कि आप किसी एरिया को कंजर्वेशन में लाना चाहते हो, कहां फायदेमंद है कि किसी इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम से अलग बताना चाहते हो। ठीक है, क्लियर, ऐसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग। गॉट इट, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको कंपेयर करके बता सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्लियर, कि छोटी जगह पर ज्यादा डाइवर्सिटी है तो स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, बड़ी जगह पर रिचनेस कैसी है, कम, डाइवर्सिटी कैसी है, कम, तो वो लेस इंपॉर्टेंट हो गई अपने लिए। आगे तो मैंने कहा ना, नाम पे रिचनेस पे ये मत जाना कि कौन सी स्पीशीज ज्यादा है, नहीं, जो स्पीशीज ज्यादा हो किसी इकोसिस्टम में उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी स्पीशीज कहते हैं, या डोमिनेंट भी कहते हैं, कम्युनिटी डोमिनेंट। जो नंबर के कारण ज्यादा है, इफेक्ट के कारण, इंपैक्ट के कारण नहीं। ठीक है, इंपैक्ट से मतलब अबंडेंस इन कम्युनिटी और इकोसिस्टम। ठीक है, नंबर की बात है, नंबर ज्यादा है, नंबर बड़ा है, काम नहीं, नंबर बड़ा है, ठीक है, काम नहीं।
काम बड़ा नहीं करते। ठीक है, तो कहते फिर इसका क्या पर्पस है, इसको कैसे यूज कर सकते, क्या फायदे हैं इसके। मतलब फायदा ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि वहां पे किस तरीके के ऑर्गेनिज्म ज्यादा हैं। जिस तरीके के ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, इसका मतलब है इस तरीके के ऑर्गेनिज्म के लिए वहां की आबो हवा कैसी है, अच्छी। वहां की सॉइल इस तरीके के ऑर्गेनिज्म के लिए कैसी है, अच्छी है। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब वहां पे इस तरीके के ऑर्गेनिज्म वेल अडेप्टेड हैं, उनके ऊपर पैथोजन का, प्रीडेटर का ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हमने इन्हीं डोमिनेंट को लेकर इकोसिस्टम का या कम्युनिटी का नाम दे दिया। जैसे फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, लेकिन कैसा फॉरेस्ट। किसी ने कहा कि फॉरेस्ट में कॉनिफर्स ज्यादा है, तो बोले कॉनिफरस फॉरेस्ट। रुको, बोले एमपी है, सागौन का जंगल। बात समझ में आ रही है, तो कौन से प्लांट ज्यादा है, सागौन के। दिस इज द वे, ऐसे यूज कर रहे हैं। तो यानी आप कह रहे हो कॉनिफरस फॉरेस्ट, नाम किसके बेस पे दिया है, डोमिनेंट। ठीक है, कम्युनिटी डोमिनेंट के बेस पे दिया है। मैंने कह दिया ना, रिचनेस से ये मत समझना कि वो ज्यादा है नंबर में। यहां पे टाइप्स ज्यादा होते हैं स्पीशीज के, यहां किसी टाइप की स्पीशीज ज्यादा है। डाइवर्सिटी होगी, कोई इशू नहीं है। अब कॉनिफरस फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी ज्यादा और नहीं, कॉनिफरस के नंबर ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। ये किसी एक टाइप की स्पीशी की बात कर रहा है, और ये टाइप की स्पीशी, ये भांति भांति की स्पीशीज की बात करता है। तो मिलाने का नहीं है दोनों को। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट बोल दी, या किसी इकोसिस्टम को लोगों ने कह दिया क्या है, ये ग्रासलैंड, क्योंकि वहां पे क्या ज्यादा थी, ग्रासेस, हर्बेशियस प्लांट ज्यादा है, तो उसको बोल देते ग्रासलैंड, वहां पे ट्री कॉमन नहीं है। तो ऐसे हम लोग डोमिनेंट या कम्युनिटी डोमिनेंट को लेकर किसी इकोसिस्टम का नाम रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात। ऊपर लिख ही दिया है यार मैंने, काय के लिए लिखा, नीचे है ना। नाम के ओरिजिन के अलावा साइज का इंपैक्ट मैटर नहीं करता। नाम का ओरिजिन आ रहा है यहां से, इसे फाइटोसोशियोलॉजी कहते हैं। वैसे इकोसिस्टम का नाम हैबिटाट के अकॉर्डिंग भी देते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये जगह के बेसिस पे बोल रहे हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, जगह के बेसिस पे बोल रहे हैं। आई बात समझ में, प्लांट के टाइप पर नहीं। जीरोफिटिक कम्युनिटी किसके हिसाब से बोल रहे हैं, प्लांट के हिसाब से। कॉनिफरस फॉरेस्ट किसके हिसाब से बोल रहे हैं, प्लांट के हिसाब से। एवरग्रीन फॉरेस्ट किसके हिसाब से बोला, प्लांट के हिसाब से। ठीक है, क्लियर बात। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जगह, या तो हैबिटाट होगा इकोसिस्टम के नाम के लिए, या कौन होगा, कम्युनिटी डोमिनेंट। क्लियर, ठीक है। मैंने कहा तो इंपैक्ट के बेसिस पे मत समझना ज्यादा है नंबर में तो उसका रोल बड़ा होगा, नहीं। जिनका रोल बड़ा होता है, नंबर बड़ा हो चाहे नहीं, वो क्या कहलाते हैं, कीस्टोन। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कीस्टोन। मैंने कहा ना, जिनके फंक्शन या रोल जो हो वो इतने बड़े हैं कि इनको कोई टच ही नहीं कर पा रहा। दीज आर मोर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन और रोल, तो नॉट देयर साइज। उनका पॉपुलेशन साइज उतना बड़ा नहीं है। जैसे ग्रासलैंड में एलिफेंट भटक रहे हैं, तो वो ग्रासलैंड में क्या कर रहे हैं, ग्रासलैंड में ग्रासलैंड ही बना रहने दे रहे हैं, उसको ट्री में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे। पेड़, अरे तू मुझसे ऊपर जाएगा, ले सून में हट बाहर। डाइवर्सिटी को मेंटेन किया ग्रासलैंड की, किसने, एलिफेंट ने। अच्छा, एलिफेंट तो हर्बीवोर है, याद रखिए। नेक्स्ट, पॉन्ड में क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल देख रहा है कि मछलियों की संख्या ज्यादा ना हो जाए, डाइवर्सिटी को बैलेंस कर रहा है, समझे। तो पॉन्ड में क्रोकोडाइल क्या हो गया, कीस्टोन स्पीशीज। वैसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फ्रूगीवोरस बर्ड के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रूगीवोरस फ्रूट खाने वाले, तो सार्बल फ्रूट लगे ऐसा कोई पेड़ होना चाहिए ना। तो जैसे एग्जांपल दे रहे फिग ट्री, ठीक है, साल भर फ्रूट लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका फायदा मिलेगा वहां पे रहने वाले बर्ड्स को, एनिमल्स को, जिनको साल भर फ्रूट खाने होते हैं। ये क्या कहलाता है, की स्टोन स्पीशीज कहलाते हैं। ये प्रोड्यूसर हुआ, ये कार्निवोर हुआ, ये हर्बीवोर हुआ। तो कीस्टोन स्पीशीज कैन बी ईदर, कीस्टोन स्पीशी कोई भी हो सकती है। कीस्टोन स्पीशी क्या, प्रोड्यूसर हो सकती है। कीस्टोन स्पीशी कौन हो सकती है, कार्निवोर हो सकती है। कीस्टोन स्पीशी कोई हर्बीवोर भी हो सकती है, इधर इनमें से कोई भी हो सकती है। लेकिन रोल इतना बड़ा है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपने हैबिटाट के अंदर। दिस इज व्हाई दे आर बेटर, इसलिए वो बढ़िया हो गए। ठीक है, तो कीस्टोन का मतलब ऐसे भी समझो, आप पढ़ते फिजिक्स में ब्रिज बनाया, ब्रिज बनाया तो पिलर ऐसे हैं।
अब बोलते हैं कि ये ऐसे जुड़ गए, लेकिन अगर कमजोर रहा तो फिर पुल कहां की तरफ गिरता है? अंदर की तरफ। यही है ना, बाहर तो नहीं गिरते, अंदर की तरफ गिरते। तो सेंटर ऑफ मास को सेट करना है, क्या करना है बीच में? यहां पे ऐसा जोड़ लगेगा जो कहने के लिए एरिया कम है लेकिन दोनों को बैलेंस कर देगा, की स्टोन। समझ गए? इसी को क्या बोल रहे हैं? की स्टोन बोल रहे हैं, राइट? इसलिए नाम यहीं से आया है नाम, की स्टोन। की स्टोन मेन पत्थर, बहुत सारे पत्थर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर की स्टोन। तुमने उसको हटाया और पुल घड़ गिरा, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? हाथी गायब, पता लगा ग्रासलैंड गायब, वहां जंगल उगाया। इंपॉर्टेंस। वन इज गिवन ए स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफाइड तो पढ़ाई है तुम्हें, अच्छे से मालूम है। एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? जिसमें लेयर्स होती हैं। कोई बोले 5 सेल थिक एपिथेलियम में, अगर कोई ऐसा कहे तो 5 सेल थिक वर्टिकली चले ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं चले। इधर 5 तो थिक थोड़ा ना होगा, वो 5 सेल लंबा होगा, ये 5 सेल ऊंचा है, ऊंचा वर्टिकल लेयर्स, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड। तो वर्टिकल लेयर्स में जब डाइवर्सिटी को बांटते हैं, वर्टिकल लेयर्स में जब डाइवर्सिटी को बांटते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। आई हैव अ डाउट, तो क्या सर आपने यहां पे प्लांट के अलग अलग ग्रुप लिखे हैं? सबटेरेनियन, फॉरेस्ट फ्लोर, हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज, कितने लिखे? 5। 5 टाइप के प्लांट लिखे हैं। क्या ये टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी है? नॉट श्योर, कोई जरूरी थोड़ा ना है। मैंने तो ये लिखा है छोटा प्लांट, छोटे से बड़ा प्लांट, उससे बड़ा प्लांट और बहुत बड़ा प्लांट, मैंने तो ऐसा लिखा है। मैंने ये थोड़ा ना कहा है कि ये टेक्सोनॉमिकली सब अलग, कि ये ब्रायोफाइटा, ये टेरिडोफाइटा, ये जिम्नोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म, ऐसा नहीं। इंस्टेड हमने क्या लिया है? वर्टिकल लेवल्स लिए हैं। ओके, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चर बता रहा हूं। मैंने कहा एपिथेलियम के सेल है 5 लेयर थिक है, ये बोला ना मैंने। ऊपर की तरफ 5 लेयर ऊंची हो गए, ये बोली ये बात। अगर जब ये वाली बात बोलता हूं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग ये हो जाता है कि वहां पे डाइवर्स टाइप के सेल जरूरी है क्या? नहीं ना, हमें तो ऊंचा और नीचा ऐसे एक ही चीज को कंपेयर करके भी बता सकते हैं। मतलब बिल्डिंगें ऊंची नीची हैं, बिल्डिंग है ना सारी, ये तो नहीं कि बीच में टावर को भी इंक्लूड कर रहे हैं ना। एक ही टाइप की चीज को लेवल्स के बेस पर जब बताते तो स्ट्रेटिफिकेशन है। इसका टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, मत जोड़िए। जिसका डाइवर्सिटी से लेना था उसका नाम था स्पीशीज रिचनेस, ठीक है? वो स्पीशीज रिचनेस थी, तो याद रखिए नॉट टू बी रिलेटेड टू टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी। ऐसे लेवल सबसे ज्यादा कहां मिले? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कितने मिले? 5, ये 5। और डेजर्ट में क्या लिखते हैं? 0। हाँ, इंडिकेट कर सकता हूं कि डेजर्ट में डिफरेंट टाइप के प्लांट नहीं है, ये कह सकता हूं। यहां डिफरेंट टाइप के प्लांट है ऑन द बेसिस ऑफ द सनलाइट दे आर गेटिंग। फॉरेस्ट फ्लोर पे मिल रही है या ऊंचे में मिल रही है, वैसा। ये स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्ट्रक्चर था। हमें फंक्शन पढ़ने, एक बार एनसीईआरटी से रीड करना, आपको आसान हो जाएगा, ठीक है? सिंपलेस्ट हो जाएगा। मैं पूरा रखता हूं साथ में, ठीक है? मैं पूरा चैप्टर ही ऐड कर देता हूं यहां पर। छोटा सा तो है, जाने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे से रीड कर लेना, इजियर हो जाएगा। और इसके साथ में एनसीईआरटी देख लोगे तो फायदा हो जाएगा। इको सिस्टम टॉपिक अगला आएगा, जो पहला टॉपिक है उसका नाम है प्रोडक्टिविटी।